हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। भारत में भूमि, मृदा तथा वनस्पति। देखिए, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। भारत में भूमि, मृदा तथा वनस्पति का क्या उपयोग है और क्या हमारे लिए मायने रखते हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात पे जो है आज हम डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर पहला पॉइंट जो है भूमि संसाधन। देखिए, भूमि एक संसाधन के रूप में है और ये कई मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते भूमि जो है कई मायने में संसाधन है और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, क्योंकि भूमि में ही सब कुछ होता है और एक संसाधन के रूप में इसको हम देख सकते हैं। भूमि हमारी मौलिक संसाधन है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए कि भूमि हमारा एक मौलिक संसाधन है। ऐतिहासिक काल से हम भूमि से ईंधन, वस्त्र तथा निवास की वस्तुएं प्राप्त करते आए हैं और इससे हमें भोजन, निवास के लिए स्थान तथा खेलने तथा काम करने के लिए विस्तृत क्षेत्र मिल जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कृषि जो है वन किए, पशुचारण, मत्स्य एवं खनन सामग्री के उत्पादन में प्रमुख आर्थिक कारक रहा है और यह सामाजिक सम्मान, संपदा और राजनीतिक शक्ति के प्रमुख आधारशिला भी है। तो भूमि कई मायने में हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जो है सम्मान, संपदा और जो है राजनीतिक शक्तियों के प्रमुख आधारशिला माना गया है। और भूमि संसाधन के कई भौतिक रूप भी हैं, जैसे पर्वत, पहाड़ियाँ, मैदान, निम्न भूमि और जो है घाटियाँ आदि। सब चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि भूमि से ही संबंधित है। और इस पर जो उष्ण, शीत और नम, शुष्क जैसी विभिन्न जलवायु मिलती है, जो कि इसकी विविधताओं की प्रचालक है। कहते हैं भूमि विविधताओं प्रकार की वनस्पति का मूल्य आधार है, यानी भूमि में जो है कई प्रकार के जो है पेड़ पौधे होते हैं, जो कि हमारे लिए एक मूल्य साधन के रूप में देखा जा सकता है। अंततः किसी स्थान विषय में भूमि संसाधन का अर्थ है वहाँ की मिट्टी और उच्चवाच लक्षण, यानी मिट्टी किस प्रकार की है और उच्चवाच उसका लक्षण किस प्रकार की है। इस संदर्भ में भूमि की प्राकृतिक वातावरण से निकटतम की संबंध है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखती है कि भूमि एक संसाधन के रूप में यहाँ है और एक मौलिक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं कृषि भूमि की उपलब्धता, ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कृषि भूमि की उपलब्धता यहाँ पर कितनी है। कहते हैं कृषि भूमि की उपलब्धता के आधार पर हम देखें तो कहते हैं भारत जो है कृषि भूमि में संपन्न है, यानी भारत जो है कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है और सभी जगह जो है अपना पहचान कृषि प्रधान देश के रूप में ही भारत ने बनाया है। और भारत कृषि भूमि में संपन्न है और ये हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास की कुंजी भी है। यानी देखा जाए तो ये हमारे सामाजिक आर्थिक विकास की कुंजी है। कहते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो इसका स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर चाइना रखता है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल दृष्टि से 7वां स्थान है, लेकिन जनसंख्या के आधार पर इसका दूसरा स्थान है। कहते हैं कृषि भूमि में वास्तविक बोया गया क्षेत्र जो है प्रति भूमि और बागानी जो है भूमि इसमें सम्मिलित है। कहते हैं कृषि भूमि का कुल जो है क्षेत्रफल 16.7 करोड़ हेक्टेयर है, यानी 16.7 करोड़ हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो देश की कुल भूमि का जो है 51% के अंतर्गत आता है। यानी 51% भूमि जो है हमारा भूमि का क्षेत्र है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यद्यपि भारत में प्रति व्यक्ति कृषि भूमि मानव अनुपात में दूसरे देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डेनमार्क, मैक्सिको की तुलना में कम ही है, परंतु जापान, नीदरलैंड, मिस्र और यूनाइटेड किंगडम, इजराइल तथा चीन की तुलना में अधिक है। कहते हैं भूमि मानव अनुपात वह अनुपात है जो वास योग्य भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच में होता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि मानव अनुपात वह अनुपात है जो वास योग्य भूमि के क्षेत्रफल तथा उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच होता है। भारत के भौतिक लक्षणों में बड़ी विविधता एवं जटिलता पाई गई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत के भौतिक लक्षणों में बड़ी विविधता एवं जटिलता पाई गई है। यहाँ के पर्वत, पहाड़, पठार और मैदानों में मानव की अनुक्रियाएँ अलग अलग है। तो कहते हैं यहाँ ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि यहाँ के पर्वत, पहाड़, पठार और मैदान में मानव की अनुक्रियाएँ अलग अलग रूप में देखने को मिलता है। इसलिए इन भौतिक विभागों में भूमि के उपयोग को भी अलग अलग है, यानी भूमि का उपयोग भी यहाँ पर हर क्षेत्र में अलग अलग रूपों से देखा जा सकता है।
भारत का 30% धरातलीय क्षेत्रफल जो है पर्वत और पहाड़ है। यानी भारत के 30% क्षेत्र पे जो है पर्वत और पहाड़ का अपना स्थान जमाए रखा है। और ये तीव्र ढलान अथवा अत्यधिक ठंडे होने के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है। यानी अधिक या तो काफ़ी तीव्र ढलान है या अधिक ठंडे होने के कारण यहाँ पर कृषि नहीं की जा सकती। और इस पहाड़ी भूमि का लगभग 25% भाग खेती करने योग्य भी है। यानी 25% भाग जो है खेती करने योग्य भी है। इसका वितरण देश के विभिन्न भागों में है। पठारीय भाग देश के 28% धरातलीय क्षेत्र को घेरे हुए हैं। यानी पठारीय भाग देश के जो है 28% धरातलीय क्षेत्र को घेर के रखे हुए हैं, लेकिन इसके भी केवल 1/4 भाग खेती करने योग्य ही माने जा सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैदान सारे क्षेत्रफल को जो है 43% भाग पर ही है, मैदानी क्षेत्र देखें तो 43% भाग पर है, और इनका जो है लगभग 95% भाग जो है खेती के लिए उपयुक्त है। विभिन्न प्रकार के भूमि के अनुपातों को ध्यान में रखकर हम मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि भारत के सारे धरातलीय क्षेत्रफल का जो है लगभग 2/3 भाग मानव द्वारा उपयोग करने योग्य है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत धरातलीय क्षेत्रफल का जो है लगभग 2/3 भाग जो है मानव द्वारा उपयोग करने योग्य है। और इसके अतिरिक्त जो है मिट्टियाँ, उच्चवास, लक्षण, आर्द्रता और तापमान किसी क्षेत्र के भूमि की कृषि क्षमता और उसका गुणवत्ता की सीमाएं निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक के रूप में देखे जा सकते हैं। तो गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले मुख्य कारक आप समझ गए होंगे कि वहाँ की मिट्टियाँ, उच्चवास, लक्षण, आर्द्रता और तापमान काफ़ी मायने रखता है। इन सब के परिणाम स्वरूप हमारे देश के लगभग आधे भूभाग पर खेती होती है। आधे भूभाग पर जो है खेती होती है, और यह अनुपात संसार के सबसे ऊंचे अनुपातों में से एक माना जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट जो नोट करने वाली बात आती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूमि संसाधन का अर्थ है कि किसी स्थान विशेष की मिट्टियों और उच्चवास लक्षण यह सामाजिक सम्मान, संपदा और राजनीतिक शक्ति के प्रमुख आधारशिला होते हैं। तो ये पॉइंट सबको जो है नोट कर लेना चाहिए आपको अपने कॉपी में, क्योंकि काफ़ी ये जो है एक तरह से देखा जाए तो ये सारांश है, कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। तो ये आपको नोट करना चाहिए कि ये भूमि संसाधन का अर्थ है किसी स्थान विशेष की मिट्टी और उच्च लक्षण, और ये सामाजिक सम्मान, संपदा और राजनीतिक शक्ति के प्रमुख आधारशिला हो सकते हैं। कहते हैं भूमि अनुपात वह अनुपात है जो वास्तव योग्य भूमि के क्षेत्रफल और उस पर रहने वाले लोगों की कुल संख्या के बीच में होता है। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं भारत में भूमि मानव का अनुपात जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, चिली, डेनमार्क और मॉस्को की तुलना में कम है। और इसके विपरीत यह अनुपात जापान, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम्स, इजराइल और चीन से अधिक है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण भूमि उपयोग। देखिए भूमि उपयोग जो है कैसे किया जा सकता है, और भूमि का उपयोग जो है कई मायने में महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और भारत के लिए भूमि का जो है महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तभी जो है भारत के लिए जो है भूमि का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है। कहते हैं भारत के समस्त जो है भौगोलिक क्षेत्रफल में भूमि उपयोग के सांख्यिकी आंकड़े केवल जो है 30.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि से मिलते हैं। यानी भारत में अगर देखा जाए जो भूमि उपयोग के लिए है वो सिर्फ 30.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि में के ही मिलते हैं, और शेष जो है 2.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि के आंकड़े उपलब्ध हमारे पास नहीं है। तो देखा जाए 2.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि के आंकड़े का हमारे पास कोई जो है इन्फॉर्मेशन नहीं है। ऐसी भूमि का सर्वेक्षण नहीं हो पाया है, क्योंकि वे जो है अगम्य है। तालिका जो 20.1 में भूमि उपयोग के उपलब्ध आंकड़े के दिए भी गए हैं, जिसको आप हम आगे एनालाइज भी करेंगे। कहते हैं भूमि उपयोग के विशिष्ट लक्षण जो है कुछ इस प्रकार से हो सकता है। अगर भूमि के उपयोग की अगर बात हम करें तो ये साफ होता है कि भूमि का अधिकतम जो है प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। यानी भूमि का अधिकतम प्रतिशत भाग जो है कृषि योग्य है, और कृषि क्षेत्र को बढ़ाने की जो है सीमित गुंजाइश है। यानी है गुंजाइश कि इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, और इसको जो है कृषि के क्षेत्र को बढ़ाना ही भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। कहते हैं अगले पॉइंट की बात करें तो पशुओं की अत्यधिक संख्या होते हुए भी चरगाहों के अंतर्गत बहुत ही कम भूमि है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पशुओं के अधिक संख्या होते हुए भी चरगाहों की जो है
अंतर्गत बहुत ही कम भूमि है। वर्तमान समय में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध है। यानी वर्तमान समय में 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है कृषि के लिए अनुपलब्ध है। और इस श्रेणी में आने वाले क्षेत्र जो है 1960 से 61 में जो है 5.07 करोड़ हेक्टेयर से घटकर 1990 से 91 में 4.08 करोड़ हेक्टेयर रह गया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पहले अधिक थी, अब जो है कम हो गया। थोड़ी सी गिरावट जो है प्रति भूमि में भी आई है, यानी गिरावट आई है। अगर 1950 में देखें और 51 में देखें तो कहते हैं 9.9% से जो है 1990 से 91 में 7.5% हो गई है। तो कहते हैं कृषि योग्य बंजर भूमि में भी जो है 1950 से 51 और 1990 से 91 के बीच में देखा जाए तो 34% की प्रशासनिक गिरावट आई है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1950 से 51 और 1990 और 1951 के बीच शुद्ध बोए गए क्षेत्र में 20% की जो है वृद्धि हुई है। तो ये भी बात काफ़ी मान्य है कि कुछ में वृद्धि हुई है, कुछ भूमि जो थे बंजर थे आज के समय में जो है उसको कृषि योग्य बना लिए गए हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं 1950 से 51 में इस भूमि का क्षेत्रफल जो है 11.87 करोड़ हेक्टेयर था। यानी 11.87 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1990 से 91 में बढ़कर 14.24 करोड़ हेक्टेयर हो गया। तो ये इसका काफ़ी मान्यता है कि अब बढ़ गया है इसमें देखा जाए, और ये आंकड़े साफ दिखा रहे हैं कि बढ़ते हुए ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। 1990 से 91 में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 14% भाग अर्थात 4.17 करोड़ हेक्टेयर भूमि से 2 या 2 से अधिक फसलें प्राप्त की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 14% भाग में जो है 4.17 करोड़ हेक्टेयर भूमि से 2 या 2 से अधिक फसलें प्राप्त की गई है। और सबसे चकित कर देने वाली बात यह है कि भारत में विश्व के सर्वाधिक पशुओं के होते हुए भी यह अस्थायी चरगाह के लिए केवल 5% भूमि ही आश्रित है। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 5% ही भूमि का उपयोग किया जा रहा है। और अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्धि के कारण जो है गैर कृषि कार्य में भूमि का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। यानी अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्धि के कारण जो है भूमियों के कार्य में भूमि की उपयोगिता बढ़ती ही जा रही है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आंकड़े के अंतर्गत देखें तो कहते हैं भारत भूमि उपयोग देखिए किस प्रकार यहाँ पर दर्शाया गया है। अगर श्रेणी यहाँ पर दिया हुआ है, क्षेत्रफल करोड़ हेक्टेयर में दिया गया है, और संपूर्ण शहरी क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना यूज़ हो रहा है, तो देखा जाए तो सबसे अधिक तो है शुद्ध वास्तविक बोया गया क्षेत्र जो है इसमें देखा जाए 14.24 करोड़ हेक्टेयर है। ठीक है, और इसका जो है प्रतिशत 40.30% है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाया गया है। और चालू प्रति भूमि जो है 1.37 है, 6 करोड़ हेक्टेयर में है। और इसका जो है क्षेत्रफल प्रतिशत के अंतर्गत 4.20% जो है इसके अंतर्गत आता है। अन्य प्रति भूमि जो है 0.97 हेक्टेयर है, और इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 3% यहाँ पर आंकी गई है। चरगाह एवं उद्यान जो है 1.54 जो है करोड़ हेक्टेयर में है। अगर यहाँ पर क्षेत्रफल का प्रतिशत देखें तो 5.00 यानी 5% है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहाँ पर साफ करता है कृषि योग्य बंजर भूमि जो है 1.50 है। ठीक है, यानी 1.50 करोड़ है हेक्टेयर है। अगर इसकी प्रतिशत देखें तो यह 4.70% यहाँ पर आंकी गई है। और कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि के अंतर्गत देखा जाए तो बंजर एवं अकृषित भूमि जो है 1.96 जो है यहाँ पर जो है करोड़ हेक्टेयर के अंतर्गत आता है। और इसकी परसेंटेज की बात करें तो 6.20% आती है। अगर अगले हम बात करें तो गैर कृषि कार्य में उपयोग की गई भूमि में देखें तो इसका जो है 2.12 जो है हेक्टेयर करोड़ हेक्टेयर है, और इसका सिर्फ जो है 8.60% के अंतर्गत आता है। लेकिन अगर दूसरे पॉइंट पे हम देखें तो वन्य भूमि है, जो कि वन्य भूमि जो है 6.80 करोड़ हेक्टेयर है, और इसका जो है 22% इसके प्रतिशत है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिशत को दर्शाया गया है। उसके पश्चात इसी बातों को दर्शाने के लिए और आपको जो है पूरा क्लैरिटी देने के लिए यहाँ पर जो है पाई चार्ट को भी लिया गया है। पाई चार्ट साफ दर्शा रहा है कि किस भूमि कितने क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो भारत में भूमि उपयोग को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि सबसे अधिक अमाउंट जो है शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है सबसे अधिक अमाउंट में है, और दूसरा नंबर पे आता है तो आता है वन्य भूमि। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर आता है तो आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे जो है यहाँ पर गैर कृषि कार्य में लगे भूमि है। उसके बाद बाकियों का अपना प्रतिशत है। तो ये पाई चार्ट जो है
कई मानने में बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस सभी बातों को क्लियर करने के लिए ये जो है पर्याप्त है। औद्योगिकरण और नगरीकरण की मांग को पूरा करने हेतु सड़कों, रेल मार्गों, हवाई मार्गों, मानव बस्तियां, कारखाने और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जो है विशाल बांधों के लिए अधिकाधिक भूमि का उपयोग हो रहा है। भूमि के सारे जो है सांस्कृतिक उपयोग इसी सीमित कुल क्षेत्रफल में भी आते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंत स्पष्ट है कि भूमि के ये सारे उपयोग भी जो है कृषि भूमि पर ही हो रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात को दर्शाया गया है कि औद्योगिक और जो है नगरीकरण के कारण जो है यहाँ पर सड़कें, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जो है वन, मानव बस्तियाँ, कारखाने और बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है विशाल बांधें बनाई जा रही, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंततः ये स्पष्ट है कि भूमि के सारे उपयोगी भी कृषक भूमि पर ही हो रहे हैं और 1950 से 51 में गैर कृषि कार्य को भी दी जाने वाली भूमि जो है 93 लाख करोड़ हेक्टेयर 93 लाख हेक्टेयर थी, जो 1990-91 में बढ़कर 2.12 करोड़ हेक्टेयर हो गई। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहले 93 लाख हेक्टेयर ही हुआ करता था, लेकिन आज जो है बढ़ के देखा जाए तो 2.12 करोड़ हेक्टेयर हो गया है। भारत में वनों के अंदर भूमि का प्रतिशत संसार में कम पाए जाने वाले देशों में से एक है और देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 22% भाग पर वन है, जबकि देखा जाए तो इसका संसार का औसत जो है 30% है। और भूमि के उपयोग के आंकड़ों के अनुसार 1950 से लेकर 51 में वन भूमि का जो है क्षेत्रफल 4 करोड़ हेक्टेयर था, जो 1990 से 91 में बढ़कर 6.8 करोड़ हेक्टेयर हो गया। और ये देश के स्वीकार किए गए लक्ष्य अर्थात देश के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग से भी बहुत कम है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारत वनों के अंदर भूमि की प्रतिशत संसार में कम पाए जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हो, ये बहुत ही चिंता का विषय है कि भारत में अगर वनों के प्रतिशत देखा जाए तो बहुत ही कम है, 22% है। तो कहते हैं कि भारत जो है आने वाले समय में बहुत सी समस्याओं का सामना कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वन की प्रतिशत देखा जाए तो बहुत ही कम है। कहाँ कहते हैं 30%, कहाँ होना जो है अभी 20%। तो कहते हैं भारत या किसी भी देश के लिए वन जो होता है पृथ्वी के लिए लंग्स के समान है। और कहते हैं लोग जो है वनों का इस प्रकार विनाश कर रहे हैं जैसे इसके लिए कुछ भी नहीं है। तो देखा जाए तो आने वाला समय में कह सकते हो कि लोगों को जो है बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है वन न होने के कारण। इस प्रकार जो है भूमि उपयोग एक जो है गतिमान प्रक्रिया है और इसमें जो है समय के साथ बदलाव कई कारणों से होते ही रहते हैं। इन कारणों से बढ़ती जनसंख्या तथा फसल व्यवस्था और जो है तकनीकी बदलाव का प्रमुख स्थान रहा है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं उनके कारण जो है भूमि उपयोग का प्ररूप भी बदलता जाता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बात बहुत ही सत्य है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे जैसे विकसित होते जाएंगे उनके कारण भूमि उपयोग का जो है प्ररूप भी बदलता जाता है। कहते हैं फिर भी जो है भूमि का अधिकतर भाग जो है कृषि कार्य में ही प्रयोग किए जा रहे हैं। कृषि भूमि पे लगातार जो है जनसंख्या वृद्धि का दबाव निश्चित हो ही बढ़ता जा रहा है और यह हमारी राष्ट्रीय समस्या है जिसके निदान के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रहता है कि जब तक इंसान अपनी समस्याओं का सलूशन नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का जो है सलूशन नहीं किया जा सकता। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट भूमि की समस्याएं, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि की समस्याएं क्या है। कहते हैं भूमि की कुल क्षेत्रफल में से जो है 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो रहा है, यानी देखा जाए तो 17.5 करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण हो रहा है। भूमि संरक्षण का मुख्य कारण जो है मृदा अपरदन है, यानी मिट्टी कटाव होना ही जो है क्षरण का मुख्य कारण बनता है। भूमि में जो है जलाक्रांति होने और उनके लवणता बढ़ने से भी भूमि का क्षरण होता है। वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण जो है मृदा का बड़े पैमानों पर जो है अपरदन हो रहा है, यानी देखा जाए तो वनों का जो है अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा का अपरदन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। कहते हैं मानसून की अवधि में भारी वर्षा भी मृदा अपरदन का कारण बनती है। हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर विशेषतः जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन हो रहा है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है कि हिमालय के दक्षिणी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तीव्र ढलानों पर जो है विशेषताएँ जल के तेज बहाव के कारण मृदा अपरदन होता है।
हिमालय के विविध भागों में जो है भू संकलन और अपरदन होते रहते हैं। राजस्थान में वायु अपरदन और चंबल घाटी, छोटा नागपुर, गुजरात तथा पंजाब हिमालय के निचले भागों में और नवनालिका अपरदन बड़े पैमानों पर हो रहे हैं। भूमि की जो है जल क्रांति और लवणता प्रक्रिया से जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है तथा इसमें और भी वृद्धि होती जा रही है। और इस प्रकार की जो है प्रभावित भूमि अधिकतर नहरी सिंचाई के क्षेत्रों में पाई जाती है और इन क्षेत्रों में जल का निकास ठीक न होने के कारण भूमि खराब हो गई है। देश के बहुत से भागों में खनन जो है क्रियाओं के कारण जो है भूमि का क्षरण हुआ है। खनन द्वारा जो है प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग जो है 80,000 हेक्टेयर है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। 80,000 हेक्टेयर। कृषि भूमि पर जो है नगरीय अतिक्रमण के कारण भी खेती की भूमि का भाग कम हो रहा है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आज जितने भी शहरी क्षेत्र में आप देख लीजिएगा तो गांव के जो क्षेत्र हैं उनको जो है शहरीकरण में कर दिया गया है और सभी के सभी भूमि को जो है शहर में कन्वर्ट कर दिया जा गया है। जो कृषि भूमि था अब जो है नगरीय अतिक्रमण हो गई है। तो ये बहुत दुखदायी परिस्थिति है और सरकार पे जो है इस पर नेगेटिव इफेक्ट ही देखने को मिला है। सरकार जो है पैसे ले लेती है और उसके जो है भूमि पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही। इसी वजह से जो है बड़े बड़े लोग जो है ज़मीनों को बेचते चले जा रहे हैं। और देखा जाए तो जितने भी शहर हैं उनके आसपास जो कृषि योग्य भूमि थी वो ख़त्म हो गई है। अब देखा जाए सरकार की लापरवाही के कारण ही हुआ है और सरकार इस पर कोई भी दूसरे पे दोष नहीं लगा सकती। कहते हैं उनके पास ही रजिस्ट्रेशन होती है और रजिस्ट्रेशन में ये कोई तरह का रोक नहीं लगाती है। तो ये बहुत ही जो है दुखदायक परिस्थिति आ गई है। जो कृषि योग्य भूमि थी अब जो है नगरीय में ये परिवर्तन हो गई है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कृषिकरण, नगरीकरण और औद्योगिकरण के बीच तीव्र होड़ चल रही है। भूमि के स्वामित्व, उसके बेचने और खरीदने के संबंध में बहुत से समाजी झगड़े हो रहे हैं जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय में। कहते काश्तकार कई तरह से जो है प्रोत्साहित हो रहा है और ऐसे में खेतों के छीने जाने का भय भी लगा रहता है। ऊंचा लगान और लागत के लिए भी अपर्याप्त बचत है। भूमि सीमा के कानून का जो है परिपालन पर्याप्त कठोरता से नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखदायक परिस्थिति है। कहते हैं कानून का जो है बनी हुई है लेकिन कानून में जो है कठोरता से पालन नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत दुखदायक परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न किया है। हमारे समक्ष जो अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट आया है भूमि की समस्याओं के समाधान। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि की समस्याओं के समाधान किस प्रकार किया जा सकता है। भूमि की समस्याओं के समाधान के लिए देश में भौतिक और सामाजिक 2 दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। कहते जल क्रांति और मृदा के रासायनिक प्रक्रिया द्वारा भूमि का भौतिक उद्धार किया जा रहा है और इसके बाद इस भूमि पर जो है वैज्ञानिक ढंग से जो है परिवर्तन अपनाया जा रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम जो है इनकी समस्याओं का कैसे समाधान कर सकते हैं। और इसी प्रकार वह भूमि जो नदी क्रियाओं के नदी के बाढ़ों द्वारा बेकार हो गए हैं, इसका जो उद्धार आवश्यक क्रियाओं द्वारा करके उसके उर्वरकता वापस लाई जा रही है। कहते मरुस्थलीय भूमि के जो है भौतिक उद्धार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए जो उपयुक्त प्राकृतिक वनस्पति उगाना और सिंचाई की सुविधा प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण रह जाता है। इससे भूमि स्तर के जो है ऊपर उठने में काफ़ी मदद मिलती है और सामाजिक दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य द्वारा ऐसे कानून लागू किए जाते हैं जिसके मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, कृषि को बढ़ावा देना आदि के द्वारा ग्रामीण पुनर्निर्माण भी इसमें सम्मिलित होता है। इसके लिए चकबंदी, काश्तकार खेतों का जो मालिकाना अधिकार देना और जमींदार उन्मूलन आदि कई कानून बनाए गए हैं और इसका कानून द्वारा जो है काश्तकार को सामाजिक न्याय भी दिलाया गया है। देखिए कहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण सरकार के द्वारा नीति बनाई गई है लेकिन इन नीतियों का जो है सही उपयोग नहीं हो रहा है। कहते हैं दूर संवेदन द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कच्छ की खाड़ी का लगभग 200 वर्ग किलोमीटर जो है क्षेत्र अवसादों के जमाव से भर गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है और काफ़ी चिंता का विषय है कि 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है अवसादों के जमाव से भर गया है। नेशनल जो है रिमोट जो है सेंसिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया है कि देश में 5.3 करोड़ हेक्टेयर जो है 16% भूमि बंजर के चपेट में है और इसमें से सर्वाधिक भूमि जो है 60% जम्मू और कश्मीर में है।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो 60% भूमि जो है जम्मू और कश्मीर में है, उसके बाद राजस्थान में जो है 38% है, और सिक्किम में 60% है, और हिमाचल प्रदेश में 37% है, और गुजरात में 17% है के स्थान है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रतिशतों को दर्शाया गया है, जो कहते हैं 5.3 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है बंजर हो गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना जरूर किया है, जो कि बंजर भूमि की उपयोगिता बढ़ाने के लिए कार्यरत है, और यह संस्था जो है प्रतिवर्ष 50 लाख हेक्टेयर भूमि का वनरोपण के कार्यकाल में पूरा करने की कोशिश कर रही है, जो कि और भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन कहते हैं ये सब बातें जो है कानूनी रूप से बनाई जाती है, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता है। भारत में भूमि की कमी नहीं है, परंतु खाद्य पदार्थ उत्पादन को और अधिक बढ़ाने के लिए भूमि सुधार संबंधी नीतियों पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, भारत के पास भूमि की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो इस बात की है कि इसकी नीतियों का जो है सही से अनुसरण नहीं किया जा रहा है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब देखिए, इन सब बातों से जो एक बात साबित हो गया है, जो कि निष्कर्ष के अंतर्गत यहाँ पर आपके समक्ष एक बॉक्स में है, जिसको आपको जो है अपने कॉपी पर लिख लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। कहते हैं भूमि उपयोग गतिमान प्रक्रिया है, और ये कई कारकों के परिणाम स्वरूप समय समय पर बदलता रहता है। जनसंख्या वृद्धि और सशक्त प्रणाली एवं तकनीकी बदलाव इसके प्रमुख कारक के रूप में देखे जा सकते हैं। कहते हैं अर्थव्यवस्था के विविध क्षेत्रों में विकास के परिणाम स्वरूप भी भूमि उपयोग के प्रारूपों में काफ़ी बदलाव आता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं मृदा अपरदन, भूमि के जल क्रांति और लवणीकरण के खनन और कृषि भूमि पर जो है नगरों का अतिक्रमण आदि परिणाम स्वरूप कृषि भूमि का ह्रास होता ही जा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी दुखदायक परिस्थिति उत्पन्न किया जा रहा है। भारत ने भूमि विकास के दो तरीके अपनाए हैं, एक तो भौतिक जिसमें भूमि उद्धार है, और दूसरा जो है सामाजिक भूमि उद्धार है। तो भारत द्वारा भी कई प्रयत्न किए गए हैं भूमि के सुधार के लिए, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, और देखा जाए तो इसको जो है रूल रेगुलेशन के साथ जो है लागू करना ये भी महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन कहते हैं रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं किया जाता, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था भूमि के अंतर्गत। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट, मृदा संसाधन। देखिए, मृदा संसाधन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मृदा आप कहो या आप मिट्टी संसाधन कहो, तो ये दोनों का अर्थ एक ही है कि मृदा को मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और ये संसाधन आपको पता है किसी भी देश की इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और भारत जैसा देश जो कि कृषि प्रधान देश कहलाता है, इसके लिए जो है मृदा संसाधन होना कई मायने में महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में जो है बहुत विविधताएं भी पाई जाती है मृदा संसाधन के अंतर्गत। तो अगर किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ तो वहाँ पर जो है हर टाइप्स के जो है मिट्टी आपको नज़र आएगी, जिस क्षेत्र में जाओगे वैसे ही मिट्टी आपको नज़र आएगा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ है मृदा संसाधन के अंतर्गत। कहते हैं असंगठित पदार्थों से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। तो ये तो सामान्य सी बात है, असंगठित पदार्थ से बनी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जो होती है वो मिट्टी की होती है, जिस पे हम सब रहते हैं। ये अनेक प्रकार के खनिजों, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से बनी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो है खनिज, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेषों से जो है इसकी परत का जो है निर्माण हुआ है। और ये जलवायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु और भूमि की ऊंचाई के बीच लगातार परस्पर क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विकसित हुई है। इसमें से प्रत्येक घटक जो है क्षेत्र विशेष के अनुरूप बदलता ही रहता है। अंततः मृदाओं में भी एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच विभिन्नता पाई जाती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, जिस क्षेत्र में आप जाओगे वैसे ही आपको वहाँ पर मृदा जो है नजर आएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्णता को दर्शाता है। कहते हैं मृदा यानी मिट्टी पारित तंत्र का एक जो है महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि ये पेड़ पौधे का आश्रय स्थल होने के साथ साथ उन्हें पोषक तत्व प्रदान भी करने का मुख्य स्रोत होते हैं। और आपको पता है कि पेड़ पौधों के कारण ही इंसान भी जीवित है, क्योंकि इनकी क्रियाओं से ही जो है इंसान हो चाहे कोई भी जीव जंतु हो उसका जो है पालन पोषण होती है। इस प्रकार मृदा पौधों की वृद्धि के लिए सुरक्षित आधार एवं मौलिक कच्चा माल प्रदान करने के माध्यम होती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। मिट्टी अपनी तुलनात्मक उर्वरकता के द्वारा जो है मानव की आर्थिक क्रियाओं को काफ़ी प्रभावित करती है और अपने देश की जो नियति का निर्धारण करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं, कोई भी देश का जो है अर्थव्यवस्था इन्हीं चीज़ों पर जो है निर्धारित होती है। वहाँ की फर्टिलिटी मिट्टी के ऊपर ही सारे वर्गदमार जो होती है उसी के ऊपर होती है, सारे दबाव उसी के ऊपर होती है। अगर जिस देश में अगर देखिए मिट्टी अगर सही गुणवत्ता वाले नहीं हो तो वहाँ पर जो है कृषि करना संभव नहीं है।
और देखा जाए तो भारत के पास बहुत 7वां जो है बड़ा देश है और इसकी क्षेत्रफल बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या देखा जाए तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे है। और इतनी बड़ी जनसंख्या को जो है भरण पोषण करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है, लेकिन यहाँ की मिट्टियों के कारण जो है यहाँ के लोगों की जो है भरण पोषण बहुत ही सरलता के साथ हो जाती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टियाँ जो है काफ़ी उपजाऊ होती है। कहते हैं मृदा को नष्ट होने के साथ ही जो है संपत्ति एवं संस्कृति दोनों ही ध्वस्त हो जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टियों को नष्ट होने के साथ ही संपत्ति एवं संस्कृति दोनों का ध्वस्त होना एक स्वाभाविक बात होता है। इसलिए मृदा भारत की जो है बहुमूल्य राष्ट्र एवं मौलिक भू संपदा है। इसलिए भारत की मिट्टी जो है बहुमूल्य है और जो भू संपदा के रूप में जो है इसको वर्णित किया जा सकता है। अब इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि इसको जो है किस क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, ये आप जो है इसके मैप से ही समझ सकते हो। चलिए देखते हैं मैप में किस मिट्टी को कहाँ पर स्थान मिली और कौन से क्षेत्र को ये भरण पोषण करने के लिए और उर्वरकता क्षमता बढ़ाने के लिए जो है अपना कार्य कर रही है। इस मानचित्र में आप देख सकते हो कि सभी मिट्टियों का जो है अपना अपना स्थान यहाँ दर्शाया गया है और इसी कारणों से उन क्षेत्रों में जो है काफ़ी जो है उपजाऊ क्षमता भी रहती है। देखा जाए पर्वतीय मृदा जो है ऊपर के साइड आप देख सकते हो जम्मू कश्मीर के साइड है, ठीक है, हिमाचल के साइड है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है पर्वतीय मृदा पाई जाती है, मिट्टी पाई जाती है, तो इसका अपना एक स्थान है। अगर हम देखें अगले क्षेत्र में तो वो है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा देखिए जहाँ जहाँ है वो काफ़ी क्षेत्र उपजाऊ है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे आपको हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका बिहार हो, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कहते हैं ये मिट्टी जो है उपजाऊ क्षमता के लिए काफ़ी पर्याप्त है। और अब देख सकते हो क्योंकि यहाँ पर गुजरात के साइड भी कुछ क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मिट्टी ही नज़र आएंगे और भारत के मैक्सिमम पार्ट में जलोढ़ मिट्टी का ही अपना दबदबा है। तो इससे काफ़ी देखा जाए तो भारत की उपजाऊ क्षमता जो है काफ़ी है और ये मिट्टी जो है इसके लिए उत्तरदायी है। अगर हम लाल मिट्टी की बात करें तो लाल मिट्टी जो है कई क्षेत्रों में आपको दिखेंगे जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। भारत के देखा जाए तो लाल मिट्टी का क्षेत्र जो है पूरे आपको कर्नाटका साइड दिखेंगे और कलकत्ता साइड भी दिखेगा और झारखंड के साइड भी आपको जो है लाल मिट्टी की ही नज़र आएगी। तो ये क्षेत्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये काफ़ी क्षेत्रों में ये नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर काली मिट्टी की बात करें तो कहते हैं भारत के बीचों बीच अगर मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो इधर साइड जो है काफ़ी काली मिट्टी के क्षेत्र जो है नज़र आ रहा होगा। अगर पेपरों में ऐसे ही अगर दिखाने के लिए अगर आपको आता है तो इससे आप ज्ञान जो है पर्याप्त मात्रा में रख सकते हो कि पर्वतीय मिट्टी जो होती है ऊपरी क्षेत्र में दिखती है। उसके बाद जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ पर आपको पंजाब से शुरू होकर जो है बिहार साइड जो है उत्तर प्रदेश साइड, इवन कि गुजरात में भी आपको नज़र आ जाता है। तो ये क्षेत्र को दर्शाना आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं रहेगा। लाल मिट्टी अगर देखिएगा तो ये कलकत्ता के साइड जो है आपको झारखंड के साइड होते हुए जो है कर्नाटका के साइड जो है कन्याकुमारी तक यही मिट्टी जो है लाल मिट्टी ही नज़र आएगी। उसके बाद काली मिट्टी जो है बीचों बीच में है यानी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और महाराष्ट्र के भी कुछ क्षेत्र में आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और मानचित्र के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें हम राजस्थानी मिट्टी, तो राजस्थानी मिट्टी जो होती है, रेतीली मिट्टी जो होती है, जर्नली आपको जो है किधर दिखेगी, राजस्थान साइड ही दिखेगी। तो राजस्थान साइड ही आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ डॉट डॉट लाइन दिख रहे हैं, तो ये राजस्थान साइड ही जो ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो आप देख सकते हो कि भारत कहते हैं 7वां बड़ा देश और इसमें मिट्टियों की कितनी विभिन्नताएं पाई जाती है। तभी तो कहा जा सकता है कि भारत जो है हर चीज़ों में जो है सबसे अव्वल है और सबसे इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। अब कहते हैं भारत में देखिए इतने ही क्षेत्र में देखिए कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है, कम से कम यहाँ 5 टाइप्स के आपने मिट्टी के बारे में यहाँ पर जाना जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी के बारे में और भी हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक मृदाओं के प्रमुख प्रकार। देखिए अगर मिट्टियों के प्रकार के अंतर्गत देखिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है मिट्टियों के प्रकार। जैसे कि हमने मानचित्र में भी इसको डिस्कशन किया था कि यहाँ पर जो है वैरायटी ऑफ सॉइल पाया जाता है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और देखा जाए तो भारत में मिट्टियों की जो प्रकार है वो 6 प्रकार में बांटा गया है और ये विभिन्नताओं का ही प्रचालक है कि भारत में इतने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है और इसी कारण यहाँ पर जो है काफ़ी जो है फसलें ली जाती है। और यहाँ कहते हैं विश्व में दूसरे स्थान जनसंख्या रखने वाले देश के लिए जो है हर एक व्यक्ति के लिए पेट भरना संभव ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर मिट्टी की वैरायटी होने
कारण जो है हर चीज़ जो है बहुत ही सुगमता से उगाई जाती है, बहुत ही आसानी से उग जाती है, और जिसकी वजह से यहाँ भारत में जो है हर एक व्यक्ति का पोषण होना स्वाभाविक बनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले बात हम करें तो 6 मिट्टियों में पहले मिट्टी तो आती है जलोढ़ मृदा। देखिए जलोढ़ मिट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है अपने स्थान पे, और 6.4 करोड़ हेक्टेयर जो है इसी की ही फैली हुई है। जलोढ़ जो है मृदाएँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण मृदाओं में से एक मानी जाती है, और सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के विस्तृत घाटी क्षेत्र और दक्षिण प्रायद्वीप के सीमावर्ती भागों में ये पाई जाती है। और भारत के सबसे उपजाऊ भूमि के 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र में जो है जलोढ़ मृदाएँ फैली हुई है, और जलोढ़ मृदाओं का गठन जो है बलुआई, दोमट और मृत्तिका दोमट तक होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जलोढ़ मिट्टी का जो निर्माण हुई है, जो गठन हुई है, बलुआई, दोमट और मृत्तिका दोमट से हुई है, और इसमें जो है पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थ की कमी तो रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें पोटाश की अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन एवं जैव पदार्थों की कमी सदैव रहती है। सामान्यतः ये मृदाएँ जो है धुंधले से लालिमी भूरे रंग की होती है, और इन मृदाओं की जो है निर्माण हिमालय पर्वत और जो है विशाल भारतीय पठार से निकलने वाले नदी द्वारा बहाकर लाई गई गाद और बालू के लगातार जमाव से हुआ है। क्योंकि ये मिट्टी इसलिए इतना महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी होती है, और कहते हैं नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी का अपना एक विशेष स्थान होता है, और ये काफ़ी देखा जाए मान्यता में काफ़ी उपजाऊ भी होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते तरुण होने के नाते इन मृदाओं में जो है परिच्छेदिका के विकास की कमी होती है, और अत्यधिक उत्पादन होने के नाते जो है इन मृदाओं के 2 उपविभागों में बांटा गया है। ठीक है, नवीन जलोधक खादर और प्राचीन जलोधक बांगर। तो खादर और बांगर इसी के को ही कहते हैं। तो ये आपको समझ होना चाहिए कि जो जलोढ़ मिट्टी है उसके 2 प्रकारों को जो है खादर और बांगर कहते हैं, और दोनों प्रकार की मृदाएं जो संरचना और रासायनिक संगठन, जल विकास क्षमता एवं उर्वरता में एक दूसरे से भिन्न है। कहते हैं दोनों एक ही का पार्ट है, लेकिन दोनों में काफ़ी विभिन्नताएं देखने को हमें मिलती है। नवीन जलोधक जो है हल्का भुरभुरा दोमट होती है, जिसमें बालू और मृत्तिका का मिश्रण पाया जाता है। यह मृदा नदियों की घाटियों, बाढ़ मैदानों और डेल्टा प्रदेश में पाई जाती है, और इसके विपरीत प्राचीन जलोधक द्वाब 2 नदियों के बीच की जो है उच्च भूमि होती है क्षेत्र में ये पाया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। मृतिकाओं के अनुपात अधिक होने के कारण यह मृदा जो है चिपचिपी है। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मृतिका का होने के कारण जो है ये मिट्टी आपको चिपचिपा नज़र आएगी, और जल निकास कमज़ोर होगा, यानी जल के जो निकास करने की यानी भेजने की क्षमता बहुत कम होती है। और इन दोनों प्रकार की मृदाओं में लगभग सभी प्रकार की फसलें पैदा की जा सकती है। यानी देखा जाए तो जो ये मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, एक आदर्श मिट्टी है, क्योंकि इसमें हर तरह के फसल का जो है उत्पादन करना संभव बनाती है। तो इसलिए इस मिट्टी को आदर्श मिट्टी के नाम से भी जाना जा सकता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष काली मृदा। देखिए काली मिट्टी का भी अपना एक विशेष स्थान है। कहते हैं काली मिट्टी के बारे में हम बात करें इसे हम जो है रेगार्ड मृदा भी कहते हैं। तो इसको दोनों नाम से जाना जाता है। इसको काली मृदा भी कह सकते हो, रेगार्ड मृदा भी कह सकती हो। काली मृदा जो है दक्कन के लावा प्रदेश में पाई जाती है, यानी काली मृदा जो है दक्कन के लावा प्रदेशों में पाई जाती है। और यह मृदा जो है महाराष्ट्र के बहुत बड़े भाग, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु कुछ भागों में जो है पाई जाती है। और इस मृदा का निर्माण जो है ज्वालामुखी के बेलसॉल्ट लावा के विघटन के परिणाम स्वरूप हुआ है। तो काली मिट्टी के बारे निर्माण के विषय में आप समझ ही गए होंगे कि इसका जो है लावाओं से जो है इसका विघटन के कारण इसका निर्माण हुआ है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस मृदा का रंग जो है सामान्यतः काला है, जो इसमें उपस्थित जो एल्यूमिनियम और लोहे के योग के कारण होता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका काला रंग जो होता है किसके कारण होता है, ऊपर से एल्यूमिनियम्स और लोहे के योग के कारण इसका रंग जो है काला नज़र आती है। और इस मृदा का स्थानीय नाम जो है रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। और यह लगभग जो है 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर ये फैली हुई है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखता है कि 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर यह फैली हुई है। और यह सामान्यतः गहरी मृत यानी चिकनी मिट्टी से बनी होती है। और ये अपरागमय है, और यह इसकी प्रगमय बहुत ही कम है। अपरागमय और इसकी प्रगमयता जो है बहुत ही कम है। मृदा की गहराई भिन्न भिन्न स्थानों में अलग अलग होती है। कहते हैं निम्न भूमियों में इस मृदा की गहराई अधिक है, जबकि जो है उच्च भूमियों में ये बहुत ही गहराई कम होती है। इस मृदा की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि यह शुष्क ऋतु में भी यह मृदा अपने में नमी बनाए रखती है। यानी शुष्क
समय भी रहेगी फिर भी जो है ये अपने मिट्टी में जो है नमी बनाए रखती है। तो ये काफ़ी इसकी विशेषता है। देखिए कोई भी मिट्टी अगर नमी बचा के रखने में सक्षम होती है तो वो मिट्टी भी काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि मेन जो पेड़ पौधे ग्रोथ होते हैं नमियों के कारण ही होता है। ग्रीष्म ऋतु में इसमें से नमी निकलने से जो मृदा में चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती है और जल के संतृप्त होने पर यह फूल भी जाती है और चिपचिपी हो जाती है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि इस प्रकार मृदा पर्याप्त गहराई तक हवा से युक्त और ऑक्सीकृत होती है, जो इसकी उर्वरकता बनाए रखने में मदद देते हैं। मृदा की इस प्रकार जो है लगातार उर्वरकता बनी रहने के कारण यह कम वर्षा के क्षेत्रों में भी बिना सिंचाई के कपास की खेती करने के लिए काफ़ी अनुकूल होती है। और कपास के अतिरिक्त यह मृदा जो है गन्ना, गेहूँ, प्याज और फलों की खेती करने के लिए अनुकूल होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है कि सिंचाई कपास की खेती इसमें किया जाता है काली मिट्टी में, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में देखा जाए गेहूँ, प्याज और फलों की खेतियों के लिए ये मिट्टी जो है एक आदर्श मिट्टी के रूप में जानी जाती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है लाल मृदा। देखिए लाल मृदा का भी अपने जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बहुत बड़े भाग पर लाल मृदा पाई जाती है। इसमें तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार और मेघालय पठार के भाग इसमें सम्मिलित हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पठारीय जो है लाल मृदा जो है मैक्सिमम जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा और दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर पठार में मेघालय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये मेघालय क्षेत्र से नाम से ही पता लग रहा है कि जो लाल मिट्टी है वो बरसात वाले क्षेत्रों में काफ़ी जो होती है, यानी लाल मिट्टी का जो है मुख्य जगह जो है बरसात वाले क्षेत्र ही हैं। लाल मृदा के ये क्षेत्र कपास की काली मृदा के भूभाग घेरे हुए हैं और ये मृदा जो है ग्रेनाइट और नीस जैसे दावेदार चट्टानों पर विकसित भी हुए हैं। और यह कृषि भूमि के 7.2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर यह फैली हुई है। और इस मृदा में लोहे के यौगिक को अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, परंतु इसमें जैव पदार्थों की कमी बनी रहती है। कहते हैं कि मिट्टी जो है जितना महत्वपूर्ण है हर चीज़ों के लिए, कहते हैं 7.2 करोड़ हेक्टेयर में फैली होती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात को यहाँ दर्शाया गया है। और दर्शाने की बात इसमें यह भी है कि ये मृदा सामान्यतः कम उपजाऊ है और काली मृदा तथा जलोढ़ मृदा की तुलना में लाल मृदा के कृषि के लिए बहुत कम महत्व है। तो इसमें महत्ता को के ऊपर भी बहुत महत्वपूर्ण बात आई है कि अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी की तुलना में ये मिट्टी की जो है कि कम महत्व दिया गया है, परंतु इसकी उत्पादकता सिंचाई और उर्वरक के प्रयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। तो लाल मिट्टी की जो उर्वरकता को बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के बाद में इसका जो स्थान आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि लाल मिट्टी का भी अपना कुछ महत्वपूर्ण जरूर स्थान रहा होगा, परंतु ये उर्वरक उपयोग द्वारा बढ़ाई जा सकती है। ये मृदा जो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तमाकुल और फलों के पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण आता है कि ये जो है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तमाकुल फलों के लिए जो है पैदावार के लिए ये काफ़ी आदर्श मिट्टी के रूप में हो सकती है। तो यानी देखा जाए तो काली और जलोढ़ मिट्टी के बाद लाल मिट्टी का ही स्थान आता है। यहाँ पर हमारे समक्ष जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण लेटराइट मृदा, यानी लेटराइट मिट्टी। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण मिट्टी रखता है, ठीक है। कहते हैं लेटराइट मृदा जो है कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और झारखंड, उड़ीसा, असम और मेघालय के ऊंचे एवं भारी वर्षा वाले भूभागों में पाया जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण मिट्टी है। कहते हैं ये भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। इसमें मेघालय के जो है इसमें नाम आया है, तो इसका मतलब है कि ये भारी वर्षा के क्षेत्रों में ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मृदा का विस्तार जो है 1.3 करोड़ हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस मृदा का निर्माण उष्ण एवं आर्द्र जलवायु दशाओं में होती है। लेटराइट मृदा जो है विशेषतः ऋतु वर्त भारी वर्षा वाले जो है ऊंचे सपाट अपर्दत जो सतहों पर पाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी लेटराइट मृदा जो विशेषतः ऋतु वर्त भारी वर्षा वाले ऊंचे सपाट अपर्दत सतहों पर पाई जाती है। तीव्र निक्षालन क्रिया द्वारा पोषण तत्वों का नाश हो जाना इस मृदा का सामान्य लक्षण है। यानी देखा जाए तो इसके जो है पोषण तत्व नाश हो जाता है और इस मृदा का जो है पुष्ट जो है गिट्टीदार होती है, जो आर्द्र और शुष्क अवधि के अत्यावर्तन में परिणाम स्वरूप बनता है। अपक्षय के कारण लेटराइट मृदा जो है अत्यंत कठोर हो जाते हैं। यानी अपक्षय के कारण जो है इस मिट्टी का कठोर होना स्वाभाविक बनाता है। इस प्रकार लेटराइट मृदा की प्रमुख विशेषताएं हैं जो जनक शेल और पूर्णतः रासायनिक विघटन, सिलिका एवं संपूर्ण क्षालंश
अल्युमिनियम्स और लोहे के ऑक्साइड द्वारा जो है मिला लाल भूरा रंग और हुमस की कमी। इस मृदा में पैदा की जाने वाले सामान्य फसलें चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना, निम्न भूमियों के और जो है रबर, कहवा, चाय जैसी रोपण फसलें उच्च भूमियों में उगाए जाते हैं। तो कहते हैं ये लेटराइट मृदा भी जो है इम्पोर्टेंट ही रखता है और ये जो है उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में इस मिट्टी की विशेषता बनी रहती है। और इस मिट्टी में जो है मैक्सिमम गन्ना, बाजरा, ज्वार, चावल, रबर, कहवा, चाय जैसी फसलें ही उगाई जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी लेटराइट मिट्टी की भी इम्पोर्टेंट को हम इसमें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये कठोर हो बेशकली जाती है, लेकिन इसकी जो है विशेषता अपने जगह पर जो है प्रमुख रखती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है मरुस्थलीय मृदा। देखिए मरुस्थलीय मृदा का भी अपना विशेष स्थान यहाँ पर बनता है। कहते हैं मरुस्थलीय मृदाएँ पश्चिमी राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, पश्चिमी हरियाणा और दक्षिण पंजाब में पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा भी अपनी जगह पर अपना विशेष स्थान रखता है और इन क्षेत्रों में इस मृदा के पाए जाने का सीधा संबंध वहाँ पर जो है विद्यमान मरुस्थलीय एवं आर्द्र मरुस्थलों की दशाओं का होना है। तो 6 महीने तक पानी की अनुपलब्धता भी इसका कारण बनता है। जैव पदार्थों की कमी सहित जो है बुआई एवं पथरीली मृदा, हुमस का कम होना और वर्षा कभी कभी होना, इसका भी सबसे बड़ा यहाँ पर कारण बन जाता है। अंतराय कमी और लंबी शुष्क ऋतु जो होती है मरुस्थलीय मृदा की विशेषता होती है। यानी यहाँ पर लंबी शुष्क और जो है ऋतुओं का मरुस्थलीय मृदाओं की विशेष रहती है। यहाँ पर कहते हैं ऋतुबंध होती नहीं वर्षा, जिसके कारण ये क्षेत्र जो है बंजर बन जाती है। यानी ये जो है काफ़ी जो है लोगों के लिए समस्या उत्पन्न कर देती है। इस मृदा में जो संतरों का विकास कम हो गया है और इस मृदा के क्षेत्र में पौधे एक दूसरे से बहुत दूर पर मिलते हैं। यानी पौधे भी आपको यहाँ पर बहुत ही कम नज़र आएंगे और जो पौधे यहाँ नज़र भी आएंगे उनकी अपनी एक विशेषता होती है, क्योंकि इनके पत्ते जो होते हैं कांटेदार रूप में जो है परिवर्तित हो जाती है। यानी पत्ते जो होते हैं कांटेदार रूप में ये परिवर्तित हो जाती है और मैक्सिमम यहाँ पर जो है झाड़ियाँ वाले ही पौधे मिलते हैं, चाहे कैक्टस हो जाए चाहे बबूल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है कम पानी सोखने वाले और लंबे जड़ वाले पेड़ पौधे ही नज़र आते हैं। तो ये मिट्टी की अपनी एक विशेषता होती है जो कि बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं जीव जंतु भी वही पाए जाते हैं जो कि बहुत ही कम जिनको वाटर की आवश्यकता होती है और इस मृदा के क्षेत्र में पौधे एक दूसरे से बहुत दूर पर मिलते हैं, तो ये भी इसकी विशेषता होती है। कहते हैं रासायनिक अपक्ष सीमित होती है और मृदा का जो है रंग लाल या हल्का भूरा नज़र जरूर आता है। सामान्यतः इस मृदा में कृषि के लिए आधारभूत आवश्यकताएं की कमी है, परंतु जब पानी उपलब्ध होता है तो इसे विविध प्रकार की फसलें जैसे कपास, चावल, गेहूं आदि उर्वरक की उपयुक्त मात्रा में देकर पैदा की जा सकती है। तो देखा जाए इस मिट्टी की भी अपनी एक विशेषता है। कहते हैं ये जो है मृदा जो है रंग लाल एवं हल्का भूरा जरूर दिखाई देता है और सामान्यतः इस मृदा में कृषि के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की कमी जरूर रहती है, परंतु जब पानी उपलब्ध होते हैं तो इसे अधिक विविध प्रकार की फसलें जैसे कि कपास, चावल, गेहूं आदि उर्वरक की उपयुक्त मात्रा देकर पैदा की जा सकती है। तो इस मिट्टी की जो है विशेषता को भी बढ़ा देती है। उसके पश्चात जो है पर्वतीय मृदा। देखिए पर्वतीय मृदा का भी अपना एक विशेष स्थान रखता है। कहते हैं पर्वतीय मृदा जो है जटिल है और इसमें अधिक विविधता मिलती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है इसलिए पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाता है। और आपको पता है पर्वतीय क्षेत्र में जो है मैक्सिमम बहुत विविधता पाई जाती है, क्योंकि ये जो है पर्वत का निर्माण जो होते हैं बड़े बड़े चट्टानों से होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यह चट्टाने वाली मिट्टी ही पाई जाएगी। यह जो है नदी, द्रोणी और निम्न ढलानों पर जलोढ़ मृदा के रूप में भी पाई जाती है। यहाँ पर ऊंचे भागों पर जो है अपप्रविक्त मृदा या पथरीली मृदा ही पाई जाती है। तो पथरीली मृदा पर जो है कृषि का होना बहुत ही दुष्कम होती है। पर्वतीय भागों में भू आकृति, भू वैज्ञानिक, वनस्पतिक एवं जलवायु दशाओं की विविधता एवं जटिलता के कारण यहाँ एक ही तरह की मृदा बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर्वतीय भागों में भू आकृति, भू वैज्ञानिक, वनस्पतिक एवं जलवायु दशाओं की विविधता यहाँ पर पाई जाती है और जटिलता के कारण यहाँ एक ही तरह के मृदा के बड़े बड़े क्षेत्र नहीं मिलते हैं। खारे ढाल वाले ऊंचेबाज प्रदेश जो है मृदा विहीन होते हैं और इस मृदा के विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के फसलें भी उगाई जाती है, जो कि इसकी विशेषता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जैसे चावल
जो है नदी घाटी में फलों के बगान, ढलानों पर अरारू लगभग सभी क्षेत्रों में पैदा की जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो है फलों के पौधे जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी मायने में फलों का जो है उत्पादन की जाती है। तो ये भी इस क्षेत्र के लिए एक विशेष हो जाती है। और पर्वतीय मृदाओं में देखा जाए, पर्वतीय क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ पर जो है सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है और ये कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण भी होती है। ये नहीं कि पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर कृषि नहीं होगी। कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र के आज के समय में मनुष्य ने जो है यहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्री की भी लगा दी है और बड़े बड़े कृषि भी यहाँ पर जो स्वाभाविक रूप से की जाती है सीढ़ीनुमा बना के। तो ये पर्वतीय मृदा भी काफ़ी आज के समय में महत्वपूर्ण बन गई है। यहाँ पर देखा जाए तो मृदा अपरदन देखिए काफ़ी जो है किसी भी देश के लिए मृदा अपरदन होना कहते हैं दुर्भाग्यपूर्ण रहती है। और भारत में क्योंकि जितने सारे नदी हैं और मृदा अपरदन होना स्वाभाविक बना देती है, तभी भारत में बहुत से लैंडस्लाइड भी देखने को मिलता है और कई जगह पर जो है मिट्टी का अर्श होना स्वाभाविक बनाता है। तो मृदा अपरदन जो है किसी भी देश के लिए सही नहीं है और मृदा अपरदन से बहुत ही नुकसान होती है। तो ये महत्वपूर्ण बात आता है। कहते हैं मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा हटाया जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। यानी मिट्टी जहाँ पर बनी हुई है वहाँ पर किसी कारणों के द्वारा वहाँ से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। और यह प्राकृतिक कारक जैसे जल, पवन, हिमानी और जल की लहरें द्वारा एक प्रकार की मृदा की चोरी है। यानी देखा जाए तो मृदा की चोरी होता है, तीफ होती है। यानी जल, पवन और हिमानी जल की लहरों द्वारा एक प्रकार की जो है चोरी होती है। जो कि चोरी कौन करता है? जल कर सकता है, पवन कर सकता है, हिमानी कर सकता है और जल की लहरें जो करती है मिट्टी को चोरी कर जाती है उस जगह से। कहते गुरुत्वाकर्षण के कारण पहाड़ी ढलानों पर मृदा नीचे की ओर क्षण गतिमान होती ही रहती है। इसे मृदा संपर्ण कहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसे मृदा संपन्न कहते हैं, जिसे मृदा संपन्न के नाम जाना जाता है। अथवा यह जो है भू संकलन द्वारा तीव्र गति से नीचे आ जाती है। यानी देखा जाए तो ये तीव्र जो है गति से नीचे आ जाती है और भूमि का जो है वर्तमान स्वरूप हजारों लाखों वर्ष की काट छांट द्वारा ये बनती है। यानी हजारों वर्ष जो है काट छांट के कारण जो है ऐसी दशा बनती है। मृदा अपरदन आज की पर्यावरणीय समस्याओं में से एक समस्या है और यह जो है कृषि के उत्पादन में गंभीर रुकावट डालती है। इसलिए बहुत ही विकट समस्याएं हैं। मृदा अपरदन की जो है विकरालता एवं उसके फैलाव को कई भौतिक और सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अपरदन की विकरालता और फैलाव जो है भौतिक और सामाजिक कारकों को बहुत काफ़ी प्रभावित करते हैं। कहते हैं प्रमुख भौतिक कारक है वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्तीय बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता, ये सभी बातों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने स्थान पे कि प्रमुख भौतिक कारक जिसमें वर्षा की अपरदनकारी शक्ति भी आ जाती है, मृदा की अपनी कटाव क्षमता भी आती है और अपरिवर्ती बाढ़ों की तीव्रता भी नज़र आती है और ढलान की लंबाई और तीव्रता तो इसमें आती ही आती है। प्रमुख भौतिक कारक जो इसमें देखे जाए तो कहते हैं वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता और आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता नज़र आती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है कि प्रमुख भौतिक कारक के रूप में देखा जाए तो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति आती है, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता, ढलान की लंबाई और तीव्रता। कहते हैं प्रमुख सामाजिक कारक के अंतर्गत देखें तो वनों की कटाई आ जाती है, अति चराई, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विविधता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रमुख जो है सामाजिक कारक भी आते हैं और भौतिक कारक भी आते हैं। भौतिक कारक भी आप समझ गए होंगे, सामाजिक कारक भी इसी के अंतर्गत आता है कि वनों की जो है धनाधन कटाई होती चली जा रही है, पशुओं को जो है अधिक चराई किया जा रहा है, भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विविधताओं को भी बदल दिया है। कहते हैं भूमि अपरदन के गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप जो है खंड, अनावलिकाओं और भू संकलन भी रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भूमि अपरदन के जो है गंभीर एवं अत्यंत स्पष्ट रूप जो है खंड, अवनालिकाओं और भू जो है खलन भी है। और इसके दूसरी ओर वर्षा द्वारा किया गया परत अपरदन और पवन द्वारा किया गया अपरदन यद्यपि स्पष्ट रूप से बहुत ही कम दिखाई देते हैं, परंतु यह भी इतने ही गंभीर है क्योंकि इसके द्वारा भारी मात्रा में मृदा की बहुमूल्य ऊपरी परत जो होती है नष्ट हो जाती है। भारत में जो है खंडरों और अवनालिकाओं द्वारा हुए मृदा के अपरदन से जो देखा जाए तो 36.7 लाख हेक्टेयर भूमि को नुकसान हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रहता है कि यहाँ पर सबसे अधिक देखा जाए तो मृदा का अपरदन को ही नज़र आ रहा है कि
7 लाख हेक्टेयर जो है भूमि को नुकसान हुआ है। और भारत में खंडरों और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं। चलिए देखते हैं 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखा जाए तो पहला तो है यमुना चंबल खंडर क्षेत्र है, गुजरात खंडर क्षेत्र आता है, पंजाब शिवालिक गिरिपाद क्षेत्र और छोटा नागपुर क्षेत्र। तो ये जो है प्रमुख यहाँ पर भारत में खंडर और अवनालिकाओं के 4 प्रमुख क्षेत्र जो है आपके समक्ष है कि यमुना चंबल खंडर क्षेत्र है, गुजरात खंडर क्षेत्र है, पंजाब शिवालिक जो है गिरिपाद क्षेत्र है और छोटा नागपुर क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त जो है खंडर अपर्दन के कुछ ठोस उदाहरण महानदी घाटी, ऊपरी जो है सोन घाटी, ऊपरी नर्मदा और ताप्ती घाटियाँ, शिवालिक तथा पश्चिमी हिमालय के जो है गिरिपाद वाला भाबर भूमि और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गंगा खादर के सीमांत में मिलते हैं। और जो है खंडर और अवनालिका अपर्दन से जो है सबसे कम प्रभावित क्षेत्र भी है। गोदावरी के दक्षिण में जो है पूर्व दक्कन क्षेत्र गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्षेत्र है कि दक्कन क्षेत्र जो है गंगा ब्रह्मपुत्र और के मैदान और कच्छ और पश्चिमी राजस्थान। कहते हैं प्रत अवधर के प्रमुख क्षेत्र जो है यहाँ ढालू भूमि, प्रायद्वीपीय प्रदेश की बिना सीढ़ी वाला उच्च भूमियाँ जो है सतलुज, गंगा का मैदान, तटीय मैदान, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ जो है इसके विशेष रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं भू संकलन सामान्यतः भूकंप वाले क्षेत्र विशेषता शिवालिक के भागों में होते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो है शिवालिक के क्षेत्र में भू संकलन होना स्वाभाविक बात रहता है। भारी वर्षा और सड़कों तथा इमारतों के बनने के लिए ढलानों के काटने एवं खनन क्रियाओं के कारण भी भू संकलन होते ही रहते हैं। कहते हैं इंसान ने बड़े बड़े सड़कें का निर्माण किया है, इमारतों का निर्माण किया है, जिसके वजह से जो है भू संकलन होना एक आम बात बन गई है। गत 50 वर्षों में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेशों में मरुस्थल का अतिक्रमण भी हुआ है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाती है यहाँ पर मृदा अपरदन के अंतर्गत कि इससे जो है 13,000 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है। हिमानी द्वारा अपरदन हिमालय के उच्च भागों में और समुद्री लहरों द्वारा जो है अपरदन तटीय भागों में सीमित ही है। मृदा अपरदन और पोषक तत्वों की समाप्त हो जाने के कारण मृदा का समापन दोनों ही गंभीर बाधाओं के रूप में देखा जा सकता है। तो मृदा अपरदन और पोषक तत्वों के समाप्त हो जाने के कारण मृदा अपरदन दोनों ही गंभीर बाधाएं हैं। मृदा की जो है उत्पादकता बढ़ाने के मार्ग में ये दोनों ही गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या के वृद्धि की तुलना में यह ज़्यादा तेजी से बढ़ भी रही है। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि की तुलना में जो है मृदा अपरदन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि किसी की देश के लिए जो है अच्छी खबर नहीं है। कहते हैं ये काफ़ी मृदा अपरदन जो है कृषि योग्य भूमि को भी तहस नहस कर देती है। यहाँ पर अगर हम बात करें मृदा संरक्षण की, देखिए मृदा संरक्षण तो कई मायने में करना बहुत ही महत्वपूर्ण है और मृदा संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका यही है प्लांटेशन, यानी पेड़ पौधे लगाना। कहते हैं पेड़ पौधे जितने कट रहे हैं उतना ही मृदा अपरदन के कारण भी बन रहे हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या है। कहते हैं मृदा अपरदन जो कि बहुत ही घातक सिद्ध हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं रीज़न यही आता है कि इसका जो है इंसान स्वयं ही दोषी है, क्योंकि इंसानों ने मृदा अपरदन का कारण इसलिए बना दिया है क्योंकि उन्होंने पेड़ पौधों को जो है बहुत ही नम्रता पूर्वक जो है काट रहे हैं और जिसके वजह से मिट्टी की जो पकड़ की क्षमता थी तो वो ख़त्म हो जा रही है, जिसके कारण थोड़ा से भी रेन होने के कारण जो है मृदा अपरदन होना स्वाभाविक बना देता है। तो जनरली सी बात देखा जाए तो अगर अधिक पेड़ पौधे लगाएं तो मृदा अपरदन को जो है रोका जा सकता है। मृदा के संरक्षण में वो सब विधियां आती है जिनके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। यदि मृदा बह गई या उड़ गई तो उसे जो है पुनः स्थापित करना आसान नहीं होता है और इसे कारण जो है देखिए कुछ कारण जो है प्राकृतिक भी है, तो बहुत से कारण जो है मानव निर्मित कारक भी होते हैं। इसलिए मृदा संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि मृदा अपने स्थान पर सुरक्षित बने रहे और इसके लिए जो है मानव को बहुत ही जो है कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न प्रदेशों में कृषि पद्धति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। पहाड़ी ढलानों पर जो है समक्ष रैखिक जुताई और जो है सीढ़ीदार खेती की जाने की आवश्यकता है। मृदा संरक्षण की ये सबसे बड़ी आसान विधियाँ हैं। कहते हैं वृक्षों को जो है कतार या रक्षक मखला बनाकर मरुस्थलीय प्रदेशों में जो है पवन अपरदन से खेती की रक्षा की जा सकती है। तो वृक्षों की कतार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण संरक्षण के रूप में देखा जा सकता है।
हिमालय के ढलानों और अववाद क्षेत्रों झारखंड में ऊपरी दामोदर घाटी और दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ी पर जो है वनरोपण किया गया है और इसके द्वारा धरातलीय जल के तेज बहाव को कम भी किया गया है, जिससे मृदा अपरदन ही स्थान पर बंधी रहती है। तो देखिए बहुत से उपाय अपनाए गए हैं बट ये कारगर सिद्ध नहीं हुई है। खंडहर अपने विशाल आकार, गहराई और जो है खड़े ढलानों के लिए जाने जाते हैं। ऐसी खात भूमि का जो उद्धार करने के लिए केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड ने 3 अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी किया है। तो कहते हैं सरकार के द्वारा हर एक कदम उठाई गई है बट ये सशक्त नहीं हुई है। अगर हम ये 3 अनुसंधान केंद्र की बात करें तो देखिए राजस्थान में कोटा है और उत्तर प्रदेश में आगरा में है और गुजरात में जो है वलसाड़ के नज़दीक है। तो ये तीनों केंद्र जो है बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है जो है अपरदन के रिगार्डिंग। इन केंद्रों का जो है मेन दायित्व जो यही रहती है कि इन केंद्रों का है कि वे खंडहर भूमि के उद्धार के लिए क्षेत्र अनुसार अनुकूल विधियां बताएं। यानी ये इन केंद्रों का यही कार्य है कि वो अपनी दायित्व यही निभाते हैं कि जो भी अपरदन का कारण बनता है उसको जो है उन परिस्थितियों को बदलना है। कहते हैं भेड़, बकरी और अन्य पशुओं द्वारा अतिचराई भी आशंकित रूप से भूमि अपरदन के लिए उत्तरदायी होते हैं और इस कारक द्वारा जो है अपरदन जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक से ज़्यादा होता है। मृदा का जो है समापन खाद और उर्वरकों की मदद से भी रोका जा सकता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण और कारगर यहाँ पर उपाय साबित हो सकता है मृदा अपरदन के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आती है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है एक बॉक्स के रूप में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बातों को उजागर करता है, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट भी कर लेना चाहिए। तो देखिए ये बात काफ़ी गहराई वाली बातें हैं और बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण वाली भी रखती है। कहते हैं मृदा अपरदन को भौतिक एवं सामाजिक कारक निर्धारित करते हैं। जैसे भौतिक कारक के रूप में देखा जाए तो वर्षा की अपरदनकारी शक्ति, मृदा की अपनी कटाव क्षमता, आवर्ती बाढ़ों की तीव्रता और ढलान की लंबाई एवं तीव्रता, और सामाजिक कारक जो होते हैं वनों की कटाई, अतिचर भूमि उपयोग की प्राकृतिक और खेती करने की विधि। तो ये जो दोनों मेथड बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक तो भौतिक कारक है और एक जो है सामाजिक कारक के रूप में देखा जा सकता है। कहते हैं मृदा अपरदन के प्रमुख रूप में जो है खंडहर, अवनालिकाएं, भूसंकलन एवं परत अपरदन आती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये सारे महत्वपूर्ण बातें रखती है, ठीक है। जहाँ पर हमने मिट्टी के प्रकारों के विषय में भी बहुत काफ़ी चर्चा किया। कहते हैं मृदा संरक्षण की विधियों के अंतर्गत देखा जाए तो समुच्चय रेखित जुताई, सीढ़ीदार खेती, वृक्षों की कतार एवं रक्षक मुखला बनाना, वन रोपण, अतिचराई को रोकना एवं खादों और उर्वरक का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर स्थान रखता है। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत में प्राकृतिक वनस्पति। देखिए भारत में प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो कहते हैं यहाँ पर जो है वनस्पतियों की कमी नहीं है, क्योंकि आपको पता है जब मिट्टी अलग अलग प्रकार की हो सकती है तो वनस्पति भी यहाँ पर बहुत प्रकार की होती है। इवन कि यहाँ पर जीव जंतु का भी डिफरेंस कैटेगरी देखने को मिलती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक रहता है कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति कैसी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक को जो है डिफरेंट पार्टों में बांटा गया है और उसकी विशेषताओं को यहाँ पर उजागर भी किया गया है। तो इसी बात पे जो है हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति का क्या स्वरूप है और कौन से फॉरेस्ट जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है, और इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। कहते हैं भारत में प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो कहते हैं पौधे की जातियों जैसे पेड़ों, झाड़ियाँ, घासें, बेलों, लताओं आदि के समूह हैं जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के सहचर्य में विकसित हो रहे होते हैं। यानी एक दूसरे के साथ देते हुए ये लोग जो होते हैं आगे बढ़ रहे होते हैं। कहते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं, क्योंकि ये लोग देखिए प्राकृतिक वनस्पति का मतलब ये होता है कि जिसमें इंसानों का कोई हस्तक्षेप न हो और ये नेचुरल रूप से जो है ग्रोथ करे, तो उसे प्राकृतिक वनस्पति का नाम दिया जाता है। और प्राकृतिक वनस्पति ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी मानव प्रतिक्रियाएं नहीं होती है, ये नेचुरल रूप से जो है विकास करते हैं। और इसके विपरीत वन से तरपते पेड़ों और झाड़ियों से युक्त एक विस्तृत भाग से है जिसका हमारे लिए आर्थिक महत्व भी होता है। अब यहाँ पर आर्थिक महत्व की बात किया जाए तो आपको पता है कि पेड़ पौधों से जो है इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पेड़ पौधे इतने महंगे बिकते हैं कि लोग जो है इसको बहुत ही आसानी से काट भी डालते हैं, इसलिए आर्थिक महत्व भी इसका बहुत काफ़ी बन जाता है। और इस प्रकार प्राकृतिक वनस्पति की तुलना में वन का अर्थ भिन्न होती है। देखिए एक प्राकृतिक वनस्पति होती है और एक वन होता है, तो दोनों का अर्थ अलग ही यहाँ पर लिया जा सकता है।
कहते हैं भारत में जलवायु दशाओं की विभिन्नताओं के परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अनेक प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। जैसे कि हमने पहले भी बता चुका हूं मैं कि भारत में जलवायु की दशाएं जो है भिन्न है, और कहते हैं यहाँ पर मृदाओं की भी जो है विभिन्नता देखी जा सकती है। इसीलिए इन विभिन्नताओं के कारण ही चाहे जलवायु हो चाहे मिट्टी हो, इनके कारण यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। प्रत्येक पौधों को अपने विकास के लिए निश्चित तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर देखा जाए भारत में एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर तापमान अलग अलग है, वर्षा होने की जो है प्राकृतिक भी अलग अलग होता है। तो भारत में हर चीज़ की अपनी एक विशेषता रखती है, इसलिए यहाँ पर जो है हर प्रकार के वनस्पति जो है सरलतापूर्वक मिल जाती है। पश्चिमी घाट में उष्ण आर्द्र जलवायु के कारण ही यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनस्पति पाई जाती है, और शीतोष्ण सदा हरित वनस्पति उत्तर पूर्वी भारत में ही मिलती है, जबकि कटीली या मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति राजस्थान के जो है मरुस्थल भाग उसके आसपास के भागों में ही पाई जाती है, और भारत के मध्यवर्ती भागों में पनपती वनस्पति वहाँ मौजूद मध्यम जलवायु दशाओं के कारण विकसित हुई है। तो ये भी बात काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। अब देखते हैं कि भारत में कितने प्रकार के जो हैं वनस्पति पाई जाती है। यदि भारत के वनस्पतियों के प्रकार की बात करें तो प्रमुख वनस्पति प्रकार जो है भारत में पाए जाने वाले प्राकृतिक वनस्पति को सामान्यतः भिन्न भागों में बांटा गया है, और इसको 5 जो है भागों में बांटा गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पहले की बात करें तो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित एवं अर्ध जो है सदाहरित वनस्पति के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है उष्णकटिबंधीय अर्ध पनपती वनस्पति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरी की बात करें हम तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति के नाम से जाना जाता है। उसके पश्चात अगर हम बात करें ज्वारीय वनस्पति के रूप में जाना जाता है। उसके पश्चात जो है पर्वतीय वनस्पति के नाम से ये विख्यात है। तो ये जो है पांचों जो है काफ़ी महत्वपूर्ण वनस्पति है जो भारत में सुचारू रूप से ये मिलती है। यहाँ पर देखा जाए तो पहला यही आता है कि अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति, यानी जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति पाई जाती है। ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जिन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर निम्न 2 प्रकार में बांटा जाता है, यानी इसको जो है 2 भागों में बांटने का प्रावधान है। पहला तो यही आता है कि अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति आती है। तो पहला क्या आता है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति। ये पार्ट जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनस्पति के ही है। कहते हैं यह उन प्रदेशों में पाई जाती है जहाँ जो है वार्षिक वर्षा 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तो आप समझ सकते हो कि ये क्षेत्र जो है मेघालय साइड ही मिल सकती है और उसके आसपास ही, यानी यहाँ पर देखा जाए तो वार्षिक वर्षा जो होती है 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है तथा शुष्क ऋतु यहाँ बहुत ही छोटी होती है। पश्चिम घाट के दक्षिण भाग केरल व कर्नाटक तथा अधिक आर्द्र उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यह जो है विषमवर्तीय वनस्पति से मिलती जुलती ही नजर आती है। यह वनस्पति अत्यधिक कटाई से नष्ट प्राय हो गई है। देखा जाए तो वही बात है कि मानव प्रतिक्रियाओं के कारण जो है ये वनस्पति की कटाई हो गई है और ये जो है बिल्कुल ही खत्म नष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता इस प्रकार होती है जो कि नीचे दिखाया गया है। पहली विशेषता की बात करें तो कहते हैं ये वन जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं, यानी ये वन जो होते हैं काफ़ी घने होते हैं तथा ये लंबे सदाहरित पेड़ों से युक्त होते हैं, और पेड़ों की लंबाई अक्सर 60 मीटर या इससे भी अधिक होती है। दूसरी बात करें प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो है पौधों की जातियाँ इतनी अधिक है कि उनका जो है वाणिज्यिक उपयोग नहीं हो पाता है, यानी देखा जाए तो व्यापार के रूप में इसका उपयोग नहीं हो पाता है। कहते मेहगानी, सिकोना, बांस व ताड़ इन वनों में पाए जाने वाले खास पेड़ हैं, और पेड़ों के नीचे झाड़ियाँ, बेलें, लताएं आदि का सघन मोटा जाल पाया जाता है, और घास प्रायः जो है इसमें अनुपस्थित होते हैं, यानी यहाँ पर घास देखने को नहीं मिलता है। अगर अगली पॉइंट की बात करें तो कहते हैं इन पेड़ों की लकड़ी अधिक कठोर व भारी होती हैं, अंततः इन्हें काटने व लाने से जाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है, यानी ये पेड़ की लकड़ियाँ अधिक कठोर एवं भारी होती हैं, अतः इन्हें यहाँ से वहाँ पहुँचाने में बहुत ही परिश्रम और पैसे की जो है नष्ट होती है। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष अर्ध उष्णकटिबंधीय अर्ध
सदाहरित वनस्पति, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। कहते हैं आर्द्र सदाहरित वनस्पति तथा आर्द्र शीतोष्ण पनपती वनस्पति के मध्यवर्ती भागों में ये पाई जाती है। और इस प्रकार की वनस्पति जो है मेघालय, पठार, सह्याद्री एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मिलती है। और यह वनस्पति जो है 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर पर जो है वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं। और इनकी प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार से दर्शाई गई है। तो इसकी पहली विशेषता तो यही है कि यह वनस्पति आर्द्र सदाहरित वनों से कम घनी होती है, यानी काफ़ी घनी नहीं होती है, बहुत कम घनी होती है। इन वनों की लकड़ी जो है दानेदार अच्छी किस्म की होती है। कहते हैं रोज बोर्ड और एनी तथा तेलासर सह्याद्री के वनों के प्रमुख वृक्ष है। चंपा, जून तथा गुड़जन असम तथा मेघालय तथा आइसरवुड, एबोनी, एमलैंड अन्य प्रदेशों के प्रमुख वृक्ष के रूप में जाना जाता है। स्थानीय कृषि एवं अत्यधिक शोषण से इन वनों का अधिक हर्ष हुआ है, तो ये इसमें कोई दो राय नहीं। मनुष्य गतिविधियों के कारण जो है इस वनों का जो है नाश हुआ है और नष्ट हो गया है ये वन। उसके पश्चात हमारे समक्ष है आर्द्र उष्णकटिबंधीय पनपती वनस्पति। देखिए आर्द्र उष्णकटिबंधीय पनपती वनस्पति का भी अपना एक विशेष स्थान है। कहते हैं यह भारत के सबसे विस्तृत वनस्पति पेटी है, यानी बहुत ही फैली हुई ये वनस्पति पेटी है। इस प्रकार की वनस्पति जो है 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इसमें सह्याद्री, प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी पूर्वी भाग, शिवालिक में हिमालय, प्रायद्वीप पहाड़ी, भामर तराई के क्षेत्र शामिल है। और इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषता कुछ इस प्रकार से देखी जा सकती है। विशेषताओं के अंतर्गत देखिए तो कहते हैं पहला तो यही आता है कि पनपती वनस्पति क्षेत्र में वृक्ष वर्ष भर में एक बार शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। पनपती वनस्पति क्षेत्र में वृक्ष जो है वर्ष में एक बार जो है शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देती है। और ये पत्तियां कवि मानने में महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे जो है पौधों को खाद के रूप में वो सरगल जाती है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जो है काफ़ी हद तक पेड़ पौधे देखने को मिल जाते हैं। और ये खास तौर पर जो है मानसूनी वनस्पति है, जिसमें जो है वर्षकीय महत्व के पेड़ों को किस्म सदा हरित वनों से अधिक पाई जाती है। यानी देखा जाए तो वर्जनिक महत्व काफ़ी इस पौधों का होता है। इसमें अगर हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण पेड़ पौधे आते हैं। इसमें सागवान, साल, चंदन, शीशम, बेत तथा बांस इस वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। तो नाम से ही आपको समझ गए होंगे कि ये जो है वन काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी के लिए जो वर्जनिक करते हैं। लकड़ियों के लिए पेड़ों के जो है धुआंधुन कटाई से इन वनों के अत्यधिक विनाश हुआ है। तो जनरल सी बात है, सभी कारणों में एक ही कारण सबसे महत्वपूर्ण होती है कि इंसानों के लालचों के कारण जो ये पेड़ पौधे नष्ट हो गए हैं और इनकी जो है कहते हैं तादाद बहुत ही कम गई है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। और कहते हैं इसमें किसी को चिंता करने की क्या आवश्यकता है। कहते हैं इंसान तो अपनी गलती करना छोड़ता ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ी दुखदायक परिस्थिति आने वाली है, क्योंकि लकड़ियों के लिए जो है कटाई से जो है इन वनों का विनाश हो गया और इसमें जीव जंतु रहने वाले जीव जंतु का बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति। देखिए शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति का अपना एक स्थान है। कहते हैं इस प्रकार की वनस्पति को निम्न दो भागों में बांटा गया है। एक तो है शुष्क पनपती वन। तो कहते हैं ये वनस्पति जो है 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा पाने वाले भागों में पाई जाती है। और इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश कुछ भाग और उत्तरी एवं पश्चिमी मध्य प्रदेश जो है गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ भाग जो है सम्मिलित है। इन क्षेत्रों में शुष्क ऋतु लंबी होती है तथा वर्षा हल्की एवं 4 महीने तक सीमित ही होती है। और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि ये जो है देखा जाए तो पेड़ों के जो है झुरमुटों के बीच विस्तृत घास भूमियाँ आमतौर से पाई जाती है। और सागवान इस प्रकार की वनस्पति का प्रधान वृक्ष है। यानी देखा जाए तो यहाँ सागवान वृक्ष जो है सबसे अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए इसको यहाँ के जो है प्रधान वृक्ष भी कह सकती हो। कहते हैं पेड़ जो है अपनी पत्तियां लंबी शुष्क ऋतु में गिरा देती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि ये शुष्क ऋतु में जो है अपनी पत्तियां गिरा देती है, जो कि आगे चल के उनके लिए खाद मुहैया हो जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर थी। उसके पश्चात है शुष्क उष्णकटिबंधीय कटीली वनस्पति। देखिए कटीली वनस्पति जो है उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं ये जो है 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा पाने वाले भागों में पाई जाती है। तो क्योंकि ये
देखा जाए तो कटीली वनस्पति है तो जनरल सी बात है कि यह 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा पाने वाले भागों में पाई जाती है और इनमें भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग तथा सह्याद्री के पवन जो है विमुख ढाल शामिल है। इस प्रकार की वनस्पति की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से आंकी गई है कि यहाँ दूर दूर तक फैले पेड़ व झाड़ियों के झुरमुटों के बीच जो है फैली निम्न किस्म की जो है घास वाली विस्तृत भूमियाँ पाई जाती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये दूर दूर तक फैले पेड़ व झाड़ियों के झुरमुट के बीच फैली निम्न किस्म की घास वाली विस्तृत भूमियाँ पाई जाती है और इसके प्रमुख जो है बबूल, शहडूल, कैक्टस आदि इस प्रकार के वनस्पतियों के सच्चे प्रतिनिधि वृक्ष हैं। यानी देखा जाए तो बबूल, शहडूल, कैक्टस आदि इस प्रकार के वनस्पति सच्चे प्रतिनिधि वृक्ष पाए जाते हैं और जंगली खजूर, कटीले प्रकार के अन्य वृक्ष व झाड़ियाँ यहाँ तहाँ पाई जाती है। यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है इस क्षेत्र की जो है वनस्पति। उसके पश्चात हमारे समक्ष ज्वारीय वनस्पति। देखिए ज्वारीय वनस्पति का भी अपना एक विशेष स्थान है। कहते हैं इस प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से गंगा, महानदी, गोदावरी तथा कृष्णा नदी के डेल्टा प्रदेशों में पाई जाती है और कहते हैं जहाँ ज्वार भाटों व ऊंची समुद्री लहरों के कारण खारे जल की बाढ़ें आती ही रहती है। कहते हैं मैंग्रोव इस प्रकार की वनस्पति है और सुंदरी ज्वारीय वनों का प्रमुख यहाँ पर वृक्ष है। यह पश्चिमी बंगाल के डेल्टा के निचले भाग में बहुलता से पाई जाती है और यही कारण है कि इन्हें सुंदर वन भी कहते हैं। यह अपनी कठोर व टिकाऊ लकड़ी के लिए जाने जाते हैं। तो ये ज्वारीय वनस्पति काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण तो इस बात के लिए भी है क्योंकि ये जो है बहुलता पाई है, इसको सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। और ये मैंग्रोव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर जो है लकड़ियाँ काफ़ी कठोर और टिकाऊ लकड़ियाँ पाई जाती है। उसके पश्चात है पर्वतीय वनस्पति। देखिए पर्वतीय वनस्पति का भी अपना एक स्थान है। कहते हैं उत्तरी तथा प्रायद्वीपीय पर्वतीय श्रेणी के तापमान तथा अन्य मौसमी दशाओं में अंतर होने के कारण इन दो पर्वत समूहों के प्राकृतिक वनस्पति में अंतर पाया जाता है। अंततः पर्वतीय वनस्पति को दो भागों में जो है प्रायद्वीपीय पठार की पर्वत वनस्पति तथा हिमालय श्रेणियों की पर्वत वनस्पति के रूप में बांटा जा सकता है। तो पर्वतीय वनस्पति का भी अपना एक स्थान है और कहते हैं इसकी भी एक कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कहते हैं प्रायद्वीपीय पठार की पर्वतीय वनस्पति जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं पठारी प्रदेश को जो है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चाहे नीलगिरी हो, अन्नामलाई हो, पलानी पहाड़ी, पश्चिमी घाट में महाबलेश्वरम, सतपुड़ा तथा मैकास पहाड़ी शामिल है। और इस प्रदेश की वनस्पति मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ की वनस्पति जो है अविकसित वनों या झाड़ियों के साथ खुली हुई विस्तृत घास भूमियाँ पाई जाती है। कहते हैं 1500 मीटर से भी कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले अर्धशीतोष्ण वन कम सघन है और अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले वनों की सघनता ज़्यादा है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। कहते हैं अगले पॉइंट पे अगर हम नज़र करें तो कहते हैं इन वनों में पेड़ों के नीचे वनस्पति का जाल पाया जाता है और जिसमें परपोषी पौधे और कई बारीक पत्तियां वाले जो है पौधे प्रमुख होते हैं। कहते हैं मैंग्रीलिया लहरस एवं सामान्य वृक्ष पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में और सिनाकोना यूकैक्टस के वृक्ष जो है विदेशों से लाकर लगाए गए होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष हिमालय श्रेणी की पर्वतीय वनस्पति की हिमालय श्रेणी की पर्वतीय वनस्पति का भी अपना एक स्थान है। कहते हैं हिमालय पर्वतीय प्रदेश में बढ़ती हुई ऊंचाई पर जो विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इन्हें प्रकार में बांटा भी गया है। कहते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन जो है शिवालिक श्रेणी के प्रायद्वीपीय क्षेत्र भावर तथा तराई क्षेत्रों में जो है 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं और हम इन वनों के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। कहते हैं अगर दूसरी बात पर ध्यान दें तो कहते हैं अर्धशीतोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वन जो है 1000 से 3000 मीटर की ऊंचाई के मध्यवर्ती क्षेत्रों में ये पाई जाती है और इन वनों की महत्वपूर्ण विशेषताएं कुछ इस प्रकार है। कहते हैं कि विशेषता के अंतर्गत देखें तो ये वने जो है बहुत घने वन लंबे पेड़ों से युक्त होते हैं। यानी यहाँ पर लंबे लंबे जो है वृक्ष पेड़ पौधे मिलते हैं। कहते हैं चेस्टनट तथा ओके जो है पूर्वी हिमालय प्रदेश के प्रधान वृक्ष है। यानी चेस्टनट तथा ओका पूर्वी हिमालय प्रदेश के प्रधान वृक्ष है, महत्वपूर्ण वृक्ष है। जबकि चीड़ और पाइन पश्चिमी हिमालय प्रदेश में प्रधानता से पाए जाने वाले वृक्ष हैं। प्रधानता का अर्थ यहाँ पर यही होता है कि ये पौधे जो है बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। कहते हैं साल निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों का महत्वपूर्ण वृक्ष है। यानी साल जो है निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों का महत्वपूर्ण वृक्ष है। देवदार, सिल्वर फर तथा फूल जो है 2000 से 3000 मीटर के मध्यवर्ती भागों के
प्रधान वृक्ष के रूप में जाना जाता है और इन ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले वन कम ऊंचाई के वाले वनों की तुलना में कम घने होते हैं। तो ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये पेड़ पौधे जो है कम घने हैं, लेकिन स्थानीय व्यक्तियों के लिए इन वनों का आर्थिक महत्व अधिक होता है क्योंकि इससे इनका जीवन यापन हर संभव सफल होती है। उसके पश्चात देखिए शुष्क शीतोष्ण वनस्पति इस पर्वतीय प्रदेशों के अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। यहाँ तापमान कम तथा वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है और इस वनस्पति की महत्वपूर्ण विशेषता कुछ इस प्रकार है। कहते हैं यह वनस्पति जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति से मिलती जुलती है, यानी यह वनस्पति जो है भूमध्य सागरीय वनस्पति से मिलती जुलती है। जंगली जो है जैतून और बबूल जो है कठोर व मोटी साबना घास के साथ उगे प्रमुख वृक्ष है। कहीं कहीं ओका देवदार के वृक्ष भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कहते हैं अल्पाइन वनस्पति जो है 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई के मध्य पाई जाती है और इन वनों की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत देखें तो ये जो है कम घने वन है, यानी ये बहुत ही कम घना है, यानी घनत्व इसमें बहुत ही कम है। कहते हैं अगर देखा जाए दूसरी विशेषता की ओर तो कहते हैं सिल्वर फर जो है जूनिफर, बर्च, पाइन, अराई, रेडानाडाउन तथा अन्य इन वनों के प्रमुख वृक्ष हैं। ये सभी वृक्ष आकार में बहुत छोटे होते हैं। अल्पाइन चरगाह इससे अभी अधिक ऊंचाई वाले भागों में मिलते हैं। कहते हैं हिम रेखा की ओर बढ़ने पर जो है पेड़ों की ऊंचाई क्रमशः कम होती जाती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यहाँ पर मैप भी है जिसमें सारे पार्ट को आप भारत में देख सकते हो कि किस क्षेत्र में इसकी कितनी विषमताएं पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण ये मैप है। तो देखा जाए भारत प्राकृतिक वनस्पति का यह मैप दर्शाया गया है जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला नंबर हिमालय वनस्पति है। तो हिमालय वनस्पति तो आपको पता ही है कि हिमालय क्षेत्र में ही नज़र आएंगे, जैसे जम्मू और कश्मीर के साइड, ठीक है, हिमाचल के साइड, तो आप देख सकते हो कि हिमाचल के साइड ही ये दर्शाया गया है। उसके पश्चात जो है उष्णकटिबंधीय पनपती वन। अगर उष्णकटिबंधीय पनपती वन की बात करें तो कहते हैं पूरे भारत में इसी की प्रधानता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे कर्नाटका साइड हो, चाहे कन्याकुमारी साइड हो, हर क्षेत्र में आप देख सकते हो कि ये जो है उष्णकटिबंधीय पनपती वन का ही प्रधानता है। अगर अगली बात करें शुष्क उष्णकटिबंधीय वनस्पति तो ये क्षेत्र जो है राजस्थान के साइड ही आएगा, जैसे कि दर्शाया भी गया और आप देख सकते हो गुजरात के साइड भी इसका जो है मुख्य प्रधानता है और भारत के सेंट्रल पार्ट में भी इसकी प्रधानता देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो है ज्वारीय वनस्पति, देखिए ज्वारीय वनस्पति जो है कलकत्ता के साइड दिख रहा है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन की बात करें तो ये मुख्यतः आपको जो है नज़र आ सकता है मेघालय के क्षेत्रों में दिख सकता है आपको, और बाकी जो है केरल, महाराष्ट्र के साथ इसकी प्रधानता रहती है। तो ये मैप भी बहुत कुछ कहता है और बहुत कुछ समझाने के लिए पर्याप्त है। तो अगर आपको मैप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसके अंतर्गत आप बहुत ही आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया भी गया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है निष्कर्षण। तो देखिए सारी बातों के अगर हम निष्कर्ष के रूप में देखें तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जिसको आपको नोट कर लेना चाहिए। तो हमने जो अब तक पढ़ा है जाना है उसमें यही बात आया है कि प्राकृतिक वनस्पति से तलपते पौधे की जातियों के समूह से है जो किसी विशिष्ट पर्यावरण में एक दूसरे के सहचार्य में विकसित हुए हैं। कहते हैं विभिन्न प्रदेशों की वनस्पति पर तापमान एवं वर्षा का स्पष्ट प्रभाव देखने को मिल जाता है। प्राकृतिक वनस्पति पेटियों में जो है अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाहरित, अर्ध उष्णकटिबंधीय पनपती वन, शुष्क पनपती वन, ज्वारीय तथा पर्वतीय वनस्पति जो ऊंचाइयों के अनुसार उष्णकटिबंधीय वनस्पति से लेकर जो अल्पाइन वनस्पति तक के वनस्पतियों को सजे हुए हैं और शामिल भी हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट था जिसको आपको अपने कॉपी पे जो है लिख लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम यही पॉइंट आपके लिए वरदान सिद्ध हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा एक चैप्टर भी खत्म हो जाता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। हमने हर एक बात पे, हर एक पहलू पे विस्तार पूर्वक चर्चा किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प करना चाहते हो तो इतना ही करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है।
और शेयर करने के लिए आपको इतना अधिक तकलीफ उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना करना है कि आपका जो उंगली है वहाँ पर शेयर, जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो तो वहाँ पर शेयर का बटन होगा, उसको दबाइए और इस कॉपी को, जो लिंक को कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दीजिए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाने से ये होगा कि जो बच्चे आपके कॉन्टैक्ट में होंगे ये वीडियो उनको अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर वो वीडियो इनको अच्छा लगता है तो देखेंगे, नहीं लगता है नहीं देखेंगे। कहते हैं किसी को ज़बरदस्ती का यहाँ सवाल नहीं उठता है, जहाँ से समझ में आता है वही चीज़ करना चाहिए, यही एक महत्वपूर्ण बात रहती है। अगर आपको इसमें कुछ खामियां दिखी है, कुछ बातें आप बताना चाहते हो तो कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे जो होता है आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी किया जा सकता है। क्योंकि त्रिपान स्टडी सेंटर का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को अच्छे से समझ में आए, यही उद्देश्य लेके त्रिपान स्टडी सेंटर आगे बढ़ रहा है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात आपके लिए कि इसमें आप कमेंट अगर लगता है कुछ करने लायक है तो उसको ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में ज़रूर सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको त्रिपान सेंटर अच्छा लगता है, समझ में आता है, अगर कोई टॉपिक अगर बाद में देखना चाहिएगा तो शायद अगर यूट्यूब पर रिसर्च कीजिएगा तो वो आपको दूर दूर तक नज़र ना आए। तो इसलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि समय समय पर नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहता है। साथ में जो है आपको यहाँ पर दिख जाता है कि यहाँ पर जो होम पेज मिलता है जहाँ पर आपको सभी वीडियो नज़र भी आता है। और साथ में आपके लिए प्ले लिस्ट भी है जहाँ टॉपिक के रिगार्डिंग हर एक जो है सिलेबस आपको मिल जाता है। क्लास के अंतर्गत देखना चाहते हो तो इसका भी प्ले लिस्ट में जो प्रावधान है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी रहता है, क्योंकि त्रिपान सेंटर 8 क्लास से लेके जो है MA तक के बच्चों के लिए अग्रसर है। तो इसको आज ही सेव कीजिए अपने मोबाइल में।